आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए की हिस्ट्री का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिस बुक का नाम है प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, जिसका कोड है MHI 101 इग्नू का। अब हम इसका चैप्टर पहले तो इसमें जानेंगे कि इसमें टोटल कितनी इकाइयां हैं, यानी कितने चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल 24 चैप्टर हैं और फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ था, ठीक है, और कैसे इंसान है जो जानवरों से अलग क्यों है, कैसे हुआ मतलब, और कृषि करा उन्होंने किस तरह से, फिर उसके बाद कृषि के क्या परिणाम निकले उसके बारे में जानेंगे। फिर पशुपालक खानाबदोश, फिर औजारों का आविष्कार और आग की खोज के बारे में, फिर नातेदारी के बारे में कि नातेदारी की उत्पत्ति और जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले हमको प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रस्तावना पढ़ना चाहिए हमेशा। लेट्स सी, हम विभिन्न स्रोतों से जानते हैं कि लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी और एक साधारण कोशिका के रूप से जीवन हजारों प्रजातियों के जटिल रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि शुरुआत से ही पृथ्वी पर सभी तरह का जीवन अस्तित्व में रहा है और ईश्वर ने इस रूप में पौधों और जानवरों सहित सभी की रचना की थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि प्रकृति और जीवन का स्वरूप लाखों वर्षों में परिवर्तित हो गया है। पुरातात्विक निष्कर्षों और मानव शास्त्रीय शोधों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य जैविक विशेषताओं के साथ आधुनिक मनुष्यों के कई पूर्वज रहे हैं। विद्वानों को जो इस संबंध में आदम के पूर्वजों के साक्ष्य खोज रहे हैं, उन्हें अफ्रीका के मैदानी इलाकों में मानव की परिभाषा के साथ शुरुआत करनी होगी। उनके लिए मानव की परिभाषा न केवल शरीर रचना के संबंध में बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक स्तर पर भी आवश्यक है। यह सरल नहीं है। इस संदर्भ में उत्तर धार्मिक परंपराओं और दार्शनिकों द्वारा मनुष्य के पास आत्मा या सोचने की क्षमता, जीव विज्ञानियों द्वारा आदिम होमिनिड्स का विकास होमो सैपियंस से हुआ था, ठीक है। मानव शास्त्रियों द्वारा मनुष्य उपकरण बनाने वाले जानवर हैं या मानव के पास भाषा और कला है, यह दिए गए हैं। मानव विकास के सभी प्रश्नों को दो पहलू हैं, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के विकास का इतिहास साक्षी है। आपको शायद यह जानने में रुचि होगी कि कैसे इस प्रारंभिक संस्कृतियों में लोगों ने अपना भोजन प्राप्त किया होगा, वो कैसे रहते थे या किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता था, उनका समाज कैसे संगठित था या उनकी विश्वास प्रणाली क्या थी और भौतिक संस्कृति के अन्य पहलू क्या थे। और इस इकाई में हम मानव संस्कृतियों के विकास की उत्पत्ति से लेकर स्थायी कृषि और एक जगह स्थिर समाजों के चरण तक की समीक्षा प्रस्तुत है। इन सभी विकासों को संश्लेषित करते हुए हमें उम्मीद है कि यह इकाई जो मतलब इन्होंने दी है वो मानव समाज के विकास को एक उचित परिप्रेक्ष्य को आपको समझने में मदद करेगी। इससे हम समझेंगे कि किस तरह से क्या क्या हुआ था, कैसे मानव का निर्माण हुआ, किस तरह से वो रहते थे, सब कुछ। चलिए देखते हैं। अध्ययन के स्रोत। हमने अतीत के पुनर्निर्माण की कहानी तब से शुरू की है जब हमारे पूर्वज लिखना नहीं जानते थे। इतिहासकारों ने हड्डियों और पत्थर के बने औजारों का अध्ययन कर हमारे पूर्वजों की कथा सुनाई है। पुरातत्ववेत्ताओं ने विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं की मदद से अतीत की वस्तुओं का पता लगाने का प्रयास किया है। आज उत्खनन के दल में ऐसे विद्वान शामिल होते हैं जो मनुष्य और जानवरों की हड्डियों, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञान, पौधे, जीव विज्ञान और रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण यानी भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पुरातन मानव के जीवन के कुछ आयामों को समझने के लिए इतिहासकारों ने आधुनिक काल के कुछ ऐसे समाजों का भी अध्ययन किया है जो आज भी अलग थलग आदिम शिकार और संग्रहण के परिवेश में अस्तित्वमान हैं, ताकि उनके आधार पर अतीत की तस्वीर तैयार की जा सके। ऐसे मानव समुदायों के बारे में हम यह सोचते हैं कि संभवतः यह हमारे पूर्वजों की तरह ही रहते हैं। उनका परिवेश और रहन सहन वैसा ही है जो हमारे पूर्वज का रहा होगा। लेखन कला के विकास से पूर्व के इतिहास को समझने में इससे मदद मिल सकती है। आरबी ली जैसे मानव शास्त्रियों ने पुंग बुशमैन के अध्ययन द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली की काफ़ी जानकारी प्रदान की है। यह अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है जिसमें इतिहासकारों को गैर मानव आदिमों के अध्ययन में मदद मिली है। उदाहरणार्थ जेन गुडाल जैसे विद्वानों ने जंगली परिवेश में चिंपांजी के व्यवहार का अध्ययन किया है। पहले यह माना जाता था कि केवल मनुष्य ही औजार का इस्तेमाल करने वाला पशु है। गुडाल ने दिखाया कि
चिंपांजी भी औजारों का उपयोग करते हैं। इतिहास के इसी कोहरे के पीछे मानव इतिहास के बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। हम यहाँ मानव इतिहास के ऐसे कुछ प्रमुख पड़ावों और मोड़ों का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, मुझे याद आ गया। और हमारे आदिकालीन पूर्वजों को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। इनके जीवाश्मों को देखने से पता चला है कि ये 20 से 40 लाख वर्ष पहले के हैं। ये अवशेष तंजानिया में लेइटोली और इथोपिया में हदर स्थलों में मिले हैं, जो भी मतलब प्रूफ वगैरह हैं। जो कंकालों के जीवाश्म के विश्लेषण हदर से मिला प्रसिद्ध लूसी इसका एक उदाहरण है। इसे याद कर लेंगे और पेपर में लिख देंगे तो काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा, आपका आंसर अच्छा लगेगा। के साथ साथ लेटोली के लावा की राख में चिन्हित पैरों के निशानों से यह पता चलता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेसीन दोनों पैरों से चलते थे। अनुमानतः उनकी लंबाई 3.8 फीट थी। यह आज के 11 वर्ष के बच्चे की लंबाई से भी कम है। इस तरह के वानर जैसे प्राणी हमारे पूर्वज कैसे हो सकते हैं? वह इसलिए क्योंकि अपनी तरह के प्राणियों में केवल मानव ही पैरों से चल सकते हैं। दूसरे सभी जानवर 4 पैरों से चलते हैं। वानर जैसे इन प्राणियों की हड्डियों को देखने से ये भी यह प्रतीत होता है कि ये केवल 2 पैरों से चलते थे। 2 पैरों पर चलने के अलावा अन्य सभी मामलों में वे संभवतः आज के चिंपांजी की तरह दिखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विभिन्न प्रजातियां 20 लाख वर्ष या उससे भी पहले पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में रहा करती थी। ये ज़्यादातर संग्रहित वनस्पति खाद्य पदार्थ ही खाते थे। विद्वान इस बात में एक मत नहीं है कि बाद के होमो हैबिलिस जिनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन की किस प्रजाति के वंशज थे। होमो हैबिलिस पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क के आकार में निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेसीन की अपेक्षा वृद्धि हुई थी। होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजार बनाए जिनमें से कुछ का उपयोग निस्संदेह मांस काटने के लिए किया जाता था। वे स्वयं पाए गए मांस और वनस्पति का भोजन करते थे। होमो हैबिलिस को होमो इरेक्टस का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति 15 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई थी। अगले लगभग 10 लाख वर्षों में हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले। उनके अवशेष चीन, जावा और यूरोप में मिलते हैं। होमो इरेक्टस के मस्तिष्क का आकार भी बढ़ा और इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने अधिक विकसित औजार बनाए। वे बड़े पशुओं का शिकार करते थे और उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। जैसे ही हमारे पूर्वज मांसाहारी बने तो उन्हें खाद्य ऊर्जा का एक और जरिया मिल गया। हिरण जैसे पशु ऐसा भोजन करते थे जो साधारणतः मानव नहीं खाते, परंतु अब वे स्वयं मानव का भोजन बने। वह पशुओं और पक्षियों का शिकार करने लगा जो मतलब उस समय का मनुष्य था, और इस प्रकार भोजन की उपलब्धता और संसाधन बढ़ गए। उन क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी जानवर भी उनके भोजन का स्रोत बने जिन तक मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता था। होमो इरेक्टस लगभग 1 मिलियन वर्ष तक जीवित रहे थे। फिर 3,50,000 साल पहले के आसपास निएंडरथल मैन नामक प्रजाति का जन्म हुआ। वे छोटे और गठीले शरीर वाले लोग थे, परंतु वे अभी तक पूरी तरह मनुष्य नहीं बन सके थे। यह ठीक है कि वे भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, परंतु उनके पास भाषा और कला नहीं थी। प्राकृतिक शक्तियों ने हमारे पर्यावरण को आकार दिया जिससे हमारा विकास पथ निर्धारित हुआ। प्रकृति ने कई प्रकार के वातावरण निर्मित किए, जैसे गर्म और ठंडे मौसम का परिवेश, सूखे मरुस्थल या नम नदी घाटियाँ, समुद्र तट और पहाड़। लौकिक वस्तुओं में परिवर्तन से बदलाव आया और इसमें से कुछ बदलावों ने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, ये तो हमने अभी सिर्फ क्या जाना है कि अध्ययन के क्या स्रोत हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे आधुनिक मानव होमो सैपियंस। ठीक है, इनके बारे में जो होमो सैपियंस किन्हें कहा जाता है, जो आज के चिंतनशील मानव हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमने 11वीं में पढ़ा था, बस अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आधुनिक मानव होमो सैपियंस, पूर्ण आधुनिक मानव होमो सैपियंस अर्थात सोचने वाला मानव के चिन्ह 1,20,000 से 60,000 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका में कलेसर नदी के मुहाने पर मिलते हैं। डीएनए पर आधारित शोधों से भी इस बात का पता चलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले हो चुकी थी। लगभग 90,000 साल पहले उनका आगमन पश्चिम
पश्चिम एशिया में हुआ था। होमो इरेक्टस और निएंडरथल जैसे हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और यूरोप को अपना निवास स्थल बनाया, परंतु पृथ्वी के सभी छोरों तक वे नहीं पहुंच पाए। साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का पूरा क्षेत्र उनसे अछूता रहा। आधुनिक मानव में जलवायु के अनुसार अपने को ढालने की अदम्य क्षमता थी और इस कारण मनुष्य पृथ्वी के ऐसे सभी हिस्सों में आसानी से बस सका जहां मानव जीवन यापन कर सकता था। 1,20,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर निकलकर वे 60,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया और 20,000 वर्ष पूर्व अमेरिका पहुंचे। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि मनुष्य के रंग, रूप और शरीर के आकार में अंतर इसी युग में आया। आधुनिक मानव ने कई नवाचार किए जो मानव के लिए अद्वितीय थे। कला, उदाहरण के लिए लेस्कॉक्स फ्रांस की चित्रकलाएं, वोगेल हर्ट जर्मनी से प्राप्त हाथी के दांत से बना घोड़ा, नए औजारों का आविष्कार और कपड़े की सिलाई इस दिशा में कुछ नए कदम थे। ठीक है, ये वाला पैरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको रट ही लेना। इंपॉर्टेंट क्या, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको दिमाग में देखो स्टोरी की तरह होना चाहिए ताकि आप आंसर को बना सकें अच्छे से। यूरोपीय उदाहरणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चला कि इस क्षेत्र में होमो सैपियंस अंतर हिमाच्छादन युग यानी इंटरग्लेशियल पीरियड में उदित हुए। यह युग अपेक्षाकृत गर्म था और आदिम मानव के विकास के लिए यहाँ अनुकूल मौसम और रहने के स्थान थे। उनके पास अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान भी था। वे आग को नियंत्रित कर सकते थे और अपने लिए घर बना सकते थे। इन नवाचारों के कारण बदलते परिवेश के साथ अपने को ढाल लेने की क्षमता के कारण वे नई नई जगहों पर बसने लगे। जैसे जैसे औजारों का परिष्कार होता चला गया, वैसे वैसे वे बड़े जानवरों का शिकार करने और सामुद्रिक संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होने लगे। इन सब से यह पता चलता है कि अब मनुष्य केवल अपनी जैविक और शारीरिक क्षमता पर ही आश्रित नहीं रहे, बल्कि संस्कृति और प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपने को परिवर्तनों के अनुरूप ढालने लगे। कैसे धीरे धीरे मनुष्य अपने आप को बदल रहा था, परिवर्तन आ रहे थे मनुष्य के जीवन में, कैसे वो समाज बनाना शुरू किया, वैसे धीरे धीरे पता चलेगा। देखो मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है। हम यहाँ मनुष्य की 6 ऐसी प्रमुख विशेषताओं पर विशेष ध्यान देंगे जो उन्हें पशुओं से अलग करती हैं। पहला, मनुष्य औजार बनाता है और कच्चा तथा पका दोनों प्रकार का भोजन करता है। मनुष्य की लंबी चौड़ी विवाह और वंश पर आधारित नातेदारी व्यवस्था होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य पशुओं की अपेक्षा उनमें जैविक संबंध के अलावा एक सामाजिक संबंध भी होता है और वे एक कुनबे के रूप में रहा करते हैं। तीसरा, मानव अन्य मानव समुदायों के साथ वस्तु विनिमय और लेन देन भी करता है। चौथा, मनुष्य के पास एक विकसित भाषा होती है और इसके द्वारा वह संवाद और संप्रेषण करता है। पांचवा, मनुष्य ने कला की खोज की है। छठा, मानव समुदाय खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी करते हैं, मतलब खेती वगैरह। इन विशेषताओं की प्राप्ति के रेखांकन द्वारा हम अपने पूर्वजों का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। अतीत के अध्ययन से यह पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास के विभिन्न चरणों और कालखंडों में यह विशेषताएं प्राप्त की थी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिवर्तन हमेशा आगे की ओर एक सा नहीं बढ़ा। कई कालखंडों में विकास धीमी गति से हुआ और कभी इस विकास में तीव्रता भी आई थी। अभी हम जानेंगे औजारों का आविष्कार और आग की खोज के बारे में कि कैसे हुआ था। औजार बनाना मनुष्य की एक सुनिश्चित विशिष्टता है। हालांकि चिंपांजी और कौवा जैसे अन्य जानवर और पक्षी को भी औजार का इस्तेमाल करते देखा गया है, परंतु ये अपवाद है और यदाकदा ही प्रयोग में देखे जाते हैं। वे औजार बना नहीं सकते। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन संभवतः पहले औजार निर्माता थे। सबसे पहले हड्डी या लकड़ी का औजार बनाया गया होगा। आज उनका अवशेष नहीं बचा है। भोजन संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए महिलाओं ने संभवतः इनका उपयोग किया होगा। संभवतः इकट्ठा किए गए भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और इस दौरान बच्चों को सुरक्षित ढोने के लिए उन्होंने कुछ पात्र भी बनाए होंगे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को यह पता लगा कि पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और पत्थर से बने औजारों से वे जानवरों को मार सकते थे और भोज्य बीज के खोल को फोड़ सकते थे। हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित औजारों से प्रौद्योगिकी का आरंभ हुआ। प्रौद्योगिकी जीवन की राह को आसान बना देती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो लकड़ी प्राप्त करने के लिए आपको पेड़ के गिरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप कुल्हाड़ी से पेड़ काट सकते हैं। प्रौद्योगिकी से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में भी मदद मिलती है।
छापाखाना के आविष्कार के पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी। इस प्रकार की किताबें महंगी भी होती थी और सबको मिल भी नहीं पाती थी। प्रौद्योगिकी बदलते ही हमारी जीवन शैली भी बदल गई। जिस प्रकार प्रारंभिक प्रौद्योगिकी ने शिकार करना और भोजन पकाना नए तरीके से संभव बनाया, उसी प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी ने हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी थी। अभी हम जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई थी। अभी हमने औजारों का आविष्कार जान लिया कि किस लिए हुआ होगा और क्यों, मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस लिए किया होगा उन्होंने, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए। ठीक है, अभी हम जानेंगे आग की खोज। आग से ही खाना पकाया जा सकता है। आग का सबसे पहला प्रमाण चीन के झोउकोदियन गुफा में 5 लाख वर्ष पहले पाया गया था। इसका संबंध होमो इरेक्टस से है। आग का नियंत्रण मानव इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने खाना पकाना सीख लिया। भोजन पकाने की प्रक्रिया में जो रासायनिक रूपांतरण होता है वह इसे अधिक सुपाच्य बनाता है। उदाहरण के लिए जड़ों में मौजूद मांडी गलाकर पूर्ण सुपाच्य बन जाती है। पौधों में मौजूद विषैले तत्व और सड़े मांस में मौजूद बैक्टीरिया और नुकसानदेह तत्व आग की गर्मी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन अधिक सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा आग ने रोशनी, गर्मी और हिंसक जानवरों से संरक्षण प्रदान कर एक नए वातावरण में मानव विस्तार को संभव बनाया। शिकार करने और पौधों को जलाने में आग ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसे पर्यावरणीय परिवर्तन की संभावना को बल दिया गया। नेक्स्ट है हमारा नातेदारी। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर फर्स्ट है जो वो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। अभी एक हमने कर लिया, अब दूसरा हम करेंगे इसके बाद। 2 में नहीं, शायद 3 में होगा, क्योंकि इसमें तो जैसे अभी 1.5 पे पहुँचे हैं हम, नातेदारी इसमें है पूरा 1.13 तक, तो मतलब 3 वीडियो में ख़त्म होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से। ओके, अब हमारी अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें।